अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ जीपीयू। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जीपीयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है और जीपीयू क्या होता है, दोनों में डिफरेंस देखा, उसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं जो जीपीयू की हैं और जीपीयू की क्या स्पेशलिटी है, सीपीयू की क्या स्पेशलिटी है। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी। जो आज हमने कवर करना है, आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ जीपीयू। जीपीयू का आर्किटेक्चर किस तरह का होता है और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जीपीयू से, वो आज इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है कि सीपीयू सीपीयू इज अ ट्रेडिशनल मल्टी कोर प्रोसेसर विद लिमिटेड एबिलिटी टू एग्जीक्यूट टास्क इन पैरेलल। आपके ये फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि आपके जो सीपीयू है वो आपके पास मल्टी कोर प्रोसेसर है जिसमें एबिलिटी है एग्जीक्यूट टास्क इन पैरेलल, लिमिटेड एबिलिटी है एज कम्पेयर टू जीपीयू। अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू की जो एबिलिटी ऑफ टास्क है पैरेलल एग्जीक्यूशन की, वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू जीपीयू। तो आपके जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग वगैरह, ये सिंपल जो आपके टास्क परफॉर्मेंस से, सिक्वेंशियल टास्क परफॉर्मेंस से रिलेवेंट काम जो होते हैं, वो सारे ऑप्टिमाइज काम, इन सारे काम को करने में ऑप्टिमाइज्ड है आपका सीपीयू। जो जीपीयू है इसमें आपके पास मल्टीपल कोर्स आर्किटेक्चर है, ठीक है, और 100 इवन 1000 ऑफ जो होती हैं प्रोसेसिंग कोर्स होती हैं विद इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स इनटू मल्टी प्रोसेसर। एक मल्टी प्रोसेसर है, उसके अंदर आपका थाउजेंड्स ऑफ, या आप कह सकते हैं 100 and 1000 ऑफ मल्टीपल कोर्स होती हैं इन दी फॉर्म ऑफ ग्रुप, जो मल्टी कोर प्रोसेसर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी है जिसमें आपको ये शो हो रहा है कि जीपीयू जो है उसके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं, ठीक है। एक प्रोसेसर है, उसके अंदर उसने कितने सारे प्रोसेस को हैंड ओवर किया हुआ है, अप टू 1 to up to एन तक उसने मल्टीपल, एक प्रोसेसर के अंदर हमने मल्टीपल जो प्रोसेस हैं उसको हैंड ओवर किया हुआ है। जबकि दूसरा हमारे पास जो प्रोसेसर होगा यहाँ पर, क्योंकि डुअल प्रोसेसर है, अगर ये डुअल प्रोसेसर पे वर्क कर रहा है तो इसमें दूसरा जो प्रोसेसर है उस पर, और जो वर्कलोड इस प्रोसेसर के ऊपर था जितना आ सकता था वो इस पर डाल दिया, और जो बाकी का जो लोड है वो दूसरे वाले प्रोसेसर के ऊपर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि हमारा सिस्टम इफ़िशिएंटली अच्छे से वर्क कर सके और जो क्वालिटी है, जो पिक्सल की क्वालिटी है वो बेटर हो सके, स्पीड इंक्रीज हो सके, सबसे बड़ी बात, ठीक है, लोड जो है, वर्कलोड जो है वो बैलेंस हो सके। तो ये जीपीयू जो है वो विद द हेल्प ऑफ दीज कोर्स हम ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी कर सकते हैं, स्पीड भी अच्छी कर सकते हैं, और रिजल्ट जो है वो भी हमें बेटर प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है। जीपीयू का एक आर्किटेक्चर है जिसमें हमने एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या डिवाइस मेमोरी है, जो भी मेमोरी होगी उसकी, और मेन मेमोरी से डाटा फेच होगा और वो सीपीयू को आगे ट्रांसफ़र होगा। ये भी आपको नहीं पता तो चले, मैं भी बता देती हूँ हम लोग को। आई थिंक इस बात का होगा ही कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले कहाँ पड़ा होता है, आपकी आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। वहाँ से जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं, जहाँ पर डाटा आपका परमानेंटली स्टोर होता है। परमानेंटली जब भी कोई सीपीयू जीपीयू काम करता है तो तरीका यही होता है काम करने का, प्रोसेस जो है दोनों का एक ही है कि पहले प्रोसेस को निकाल कर, हार्ड ड्राइव से निकाल कर हम उसे रैम के अंदर लेकर आते हैं, जो आपकी मेन मेमोरी होती है उसके अंदर आता है, उसके पास सीपीयू के पास जाता है। बट ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आपके पास जो सीपीयू की जो काम करने की सलाहियत है या प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू आप, अगर आप उसकी स्पीड की बात करें हार्ड ड्राइव की, तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि हमें कोई ऐसा स्पीड ऑफ मेमोरी चाहिए जो सीपीयू के साथ काम कर सके, ठीक है, ठीक तरीके से वर्क कर सके। उसके लिए हमने रैम को यूज़ किया कि पहले हम हार्ड ड्राइव में डाटा को सेव करते हैं, और हार्ड ड्राइव से डाटा फेच होगा, मेन मेमोरी में आएगा, देन वो सीपीयू में जाएगा। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। अगर ये क्वेश्चन आए कि क्या क्या वजह क्या है हम इससे रैम में यूज़ करते हैं, रजिस्टर्स भी यूज़ करते हैं, कैशियर मेमोरी भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है थर्ड कॉन्सेप्ट कि सीपीयू टेक ओवर मोस्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एंड पैरेलल कंप्यूटेशन दैट वुड अदरवाइज बर्डन द सीपीयू, ठीक है। यहाँ क्या क्या बात है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स में, क्योंकि पिक्सल्स की फॉर्म में है ना, डाटा जो भी आ रहा होता है इन फॉर्म ऑफ पिक्सल आ रहा होता है,
तो वो सारा पैरेलल कंप्यूटेशंस परफॉर्म हो रही होती है, तो वो जीपीयू इसको आसानी से हैंडल कर सकता है, जबकि यही टास्क अगर सीपीयू से कराया जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा उसके लिए ओवरबर्डन हो जाएगा। सीपीयू रोल इज कोऑर्डिनेट एंड इंटरेक्ट द जीपीयू टू परफॉर्म लार्ज स्केल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग टास्क। मतलब जितने भी लार्ज स्केल ऑफ डेटा है, जितना भी डाटा है आपका, जाहिर सी बात है फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर है डाटा, तो जाहिर सी बात है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा। उन सब को, उस तमाम डाटा को प्रोसेस करना, जब हम पिक्सेल्स की बात करते हैं तो वो उनकी फॉर्म ऑफ पॉइंट्स होती है। तो पॉइंट्स के अंदर डाटा को प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो जीपीयू उसको हैंडल कर सकता है, सीपीयू उसको उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट चीज़ों को मैनेज करना और जीपीयू के लिए बहुत आसान है, क्योंकि उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशंस आ जाती हैं। उसको बनाया ही कुछ इस तरीके से गया है कि वो उसको हैंडल आसानी से कर सकता है। मॉडर्न एप्लीकेशन कैन स्केल देयर कोड टू रन अक्रॉस हंड्रेड ऑफ जीपीयू कोड्स एंड थाउजेंड ऑफ थ्रेड्स, enabling efficient and accelerated processing for complex tasks such as deep learning, simulation and real time graphics। जो आपके डीप लर्निंग रिलेवेंट काम होते हैं ना, डीप लर्निंग से रिलेवेंट जितनी भी एप्लीकेशंस है जो डीप लर्निंग अप्रोच को यूज़ करके बनाई गई हैं, ये रियल टाइम ग्राफिक्स जो आपकी होती हैं, जैसे डीप लर्निंग की आजकल जो मैंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट देखा था जिसमें आपके पास CNN को और RNN को यूज़ करके उसने एक ऐप बनाई थी। उसमें उसने काम किया था हैंड शेकिंग का, मतलब वो ऐसी ऐप थी। हैंड शेकिंग का मतलब ये है जो लोग जिनकी ब्लाइंड होते हैं या वो सुन नहीं सकते, ठीक है, इस तरह के लोगों के लिए उसने एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसमें जेस्चर को रिकॉग्नाइजेशन किया जाता क्या था, जो स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वो एक ऐप बनाई थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ CNN और RNN, अब उसमें कितना अमाउंट ऑफ डाटा आएगा, उसमें मल्टीपल अमाउंट ऑफ डाटा होगा, और वो जो एल्गोरिदम्स बनाए गए हैं वो डीप लर्निंग के CNN है या फिर RNN है, ये सारे आपके पास जो डीप लर्निंग के हम यूज़ करते हैं, या AI के हम जो यूज़ कर रहे होते हैं एल्गोरिदम्स, उन सबको प्रोसेस करने के लिए हमें फिर कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना, जो इन सारे टास्क को मैनेज करे। तो जीपीयू उन सारे टास्क को मैनेज करता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम थी, एक बताने का प्रोसीजर बताने का मकसद ये था कि किस तरीके से जीपीयू काम कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास सीपीयू कन्वेंशनल स्टोरेज हायरार्की। कन्वेंशनल स्टोरेज की बात हो रही है, ठीक है, इसमें कुछ लेवल्स होंगे बट ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे स्टोरेज हायरार्की हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी के लिए हम देखते हैं कि ये होती क्या है। अगर जीपीयू कन्वेंशनल स्टोरेज जो हमारे पास एक हायरार्की है कि जिसके अंदर किस तरीके से मेमोरी से कैशियर मेमोरी और कैशियर मेमोरी से प्रोसेस जो है वो आपके प्रोसेसर की तरफ मूव करता है, तो ये इस तरीके से लेवल्स बनाए हुए हैं। तो आपके पास प्रोसेसर है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन वर्क्स फास्टेस्ट विद क्लोजेस्ट मेमोरी, जो आपकी सबसे क्लोजेस्ट मेमोरी है, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। L1 एंड L2 कैशे मेमोरी आपके पास स्मॉल मेमोरी है, वेरी फास्ट मेमोरी है, जो कि आपके सीपीयू के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, कोर्स के अंदर मौजूद होती है। L3 भी आपके पास, ये लेवल्स बनाए हुए हैं कैशे मेमोरी के, बेसिकली लार्जर बट स्लोअर है एज कम्पेयर टू। हमने कैशे मेमोरी को लेवल्स में डिवाइड किया, उसके कुछ पार्ट्स को, और वेरी फास्टेस्ट है जो क्योंकि वो सीपीयू के बहुत ज़्यादा करीब है, और और उसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसको उसने उनको स्लो, उसकी कैपेसिटी, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको स्लो कहा है कि जो लेवल 3 है वो मेमोरी जो है वो ज़्यादा है, उसके पास स्पेस ज़्यादा है बट उसकी स्पीड कम है एज कम्पेयर टू L1 एंड L2। इस तरह से मतलब उसने कैपेसिटी को बढ़ा दिया, स्टोरेज कैपेसिटी को, लेकिन उसकी स्पीड को जो है वो कंसाइज कर दिया। और यहाँ पर उसके शेयर्ड बाय ऑल सीपीयू कोर्स, जितनी भी सीपीयू के कोर्स हैं उन सब में डाटा को शेयर करने के लिहाज से हम L3 को यूज़ करें। मेन मेमोरी आपकी रैम है जो कि कैशे मेमोरी से स्लो होती है, बट आपकी जो हार्ड ड्राइव होती है, जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, उनसे ज़्यादा बेहतर काम कर क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास हाई प्रोसेसिंग के हाउ, ये हम किस तरीके से हाउ प्रोसेसिंग हैपन्स, ये कि वही है जो भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि सीपीयू सबसे पहले चेक करेगा डाटा को L1 के अंदर, अगर वो वहाँ उसे मिल जाएगा देन इट मूव टू प्रोसेसर के, वो प्रोसेसर के बाद चला जाएगा। उसके बाद दूसरा आपके पास है इफ़ नॉट इट लुक इन L3 L2 एंड L3 में देखेगा, L3 में देखेगा, फिर मेन मेमोरी में, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है कैशियर मेमोरी स्टोर करेगा फ्रिक्वेंटली यूज डाटा टू अवॉइड डिले।
तो जो भी डाटा आपको अचीव हो गया है L1, L2, L3 से, उसको फिर स्टोर भी तो कराना है ना कहीं न कहीं। तो डाटा फेच कहाँ से होता है? फ्रॉम टॉप L1 से स्टार्ट होता है, फिर L2, L3 एंड देन फिर रैम। इस तरीके से प्रोसेस करता है। पहले उसे L1 में तलाश किया, चेक किया डाटा को, फिर एल अगर मिल गया तो ठीक है, तो वो रैम की तरफ मूव कर जाएगा डायरेक्ट। अगर नहीं मिला तो देन फिर वो आपका L2 में जाता है, फिर L2 से L3 में, फिर उसके बाद आपके पास लास्ट आता है रैम के अंदर, ठीक है? रैम के अंदर डाटा जो है आपका आ जाता है। तो ये एक हायरार्की कन्वेंशनल स्टोरेज हायरार्की थी। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं यहाँ पर डिस्क्राइब हुए। बेनिफिट्स क्या हैं कि रिड्यूस टाइम टू एक्सेस मेमोरी, मेमोरी को एक्सेस करने का जो टाइम है वो कम लगेगा इससे, ठीक है? प्रेडिक्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है? जैसे अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करा है, कोई ऐप, कोई प्रोग्राम लिखा है अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिहाज से, या आपने कोई मैट्रिक्स कैलकुलेशन के लिहाज से आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, तो आपको पता है कि 2D के अंदर अगर आपने 2D को यूज़ किया तो 2D के अंदर ही आपको डेटा मिलने वाला है, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया तो आपको पता है अरिथमेटिक ही कोई आउटपुट आएगी। तो प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये है। गुड ऑफ टास्क विद ब्रांचिंग टॉपिक एंड डिसीजन मेकिंग वगैरह के लिहाज से आपको ये वाला स्ट्रक्चर हेल्प कर सकता है कि इन फ्यूचर क्या चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है, या इसका क्या आउटकम, मतलब हम इस पे मज़ीद क्या कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग ये होता है ना कि डिसाइड करना, गुड फॉर टास्क, मतलब टास्क के लिए क्या चीज़ बेस्ट हो सकती है। डिसएडवांटेज ये है कि स्लोअर एज़ कम्पेयर टू जीपीयू। अगर हम जीपीयू की बात करें तो ये स्लो है, ठीक है? इसकी जो स्पीड है, जो हम पैरेलल प्रोसेसिंग को अचीव करना चाह रहे हैं वो कम है। कन्वेंशनल की बात करें, है तो ये जीपीयू की ही प्रोसेसिंग, बट आपके पास अगर हम इस तरीके से देखें, कन्वेंशनल स्टोरेज हायरार्की की बात करें तो इसके अंदर जो स्पीड है वो कम है, ठीक है? ये लार्ज स्केल के डाटा को मैनेज नहीं कर सकते अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो। नॉट सुटेबल फॉर हाई हैवी पैरेलल टास्क लाइक वीडियो रेंडरिंग वगैरह, जहाँ पर हम वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह कर रहे होते हैं या वीडियो चला रहे होते हैं, के पास सीपीयू जो है उसमें आपके पास कुछ कोर्स होती हैं और जीपीयू की निस्बत। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट बताना था कि अगर कन्वेंशनल स्टोरेज हायरार्की की बात करें तो उसमें आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आता है, और इस स्ट्रक्चर को अगर फॉलो किया जाए तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट हमें चाहिए। यानी जीपीयू की जो एक होती है ना कि एक इस चीज़ में वो स्पेशलिस्ट है, तो वो उसकी स्पेशलिटी अचीव नहीं हो रही इसके थ्रू। इसलिए हम एक और उसका एक कॉन्सेप्ट है जो हम यूज़ करते हैं, कोडा हमारे पास है, CUDA, ठीक है? ये आपके पास मेमोरी मॉडल है जो हम यूज़ करते हैं जीपीयू की लेवल प्रोसेसिंग के लिए।